Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 16th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to have a look to recharge ourselves. What is the thought of the day? If you don't like the road you are walking, then start paving another one. It means यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है ये थॉट दैट अगर आपको कोई थिंग, कोई प्रोसेस, कोई अचीवमेंट्स अगर आप उसको लाइक नहीं करते, इट मीन्स आप उसको फिर टॉलरेट नहीं करते, देन स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू मेक इट न्यू। आप नया बनाइए। इट मीन्स आपको अगर दूसरों के बनाए हुए वेज, रास्ते अगर पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी चॉइस के न्यू वेज बनाइए, नए रास्ते बनाइए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये एक वो थॉट है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में एम्बिशंस है, जो बनी बनाई, जिसको कहते हैं ना कई बार लकीर का फकीर, या किसी अनदर पर्सन के द्वारा बनाई गई जो टो लाइन होती है उनको फॉलो न करना। अगर आपको पसंद नहीं है कोई मेथड, कोई प्रोसेस, कोई अप्रोच, कोई वर्किंग की स्टाइल या कुछ भी ऐसा अगर आपको नहीं पसंद और आप उसमें अगर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इफ यू कैन मेक इट बेटर, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। इट मीन्स यू शुड नॉट ओनली क्रिटिसाइज थिंग्स। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है किसी भी चीज को, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना, दैट इज द मेन नीड ऑफ द मॉडर्न जनरेशन। और इसी जनरेशन के बेसिस पर आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे लाइफ में कि आप सॉल्यूशन पर सोचें, ना कि प्रॉब्लम पर। तो वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी अपनी लाइफ में, आपकी स्टडी में, करियर में, गोल्स में। तो उसका मतलब ये नहीं कि बस आप क्रिटिसाइज करते रहें, बट you have to work to find out the solution of that problem. So now we are going to revise the previous day's session. Question number 1. The collegium system is a system for the appointment and transfer of judges in the, कहाँ के लिए है ये collegium system? Because last session में हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट में कुछ अपॉइंटमेंट्स थे और उसमें हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 2 जजेस ने कंप्लेंट कर दी सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर एक जो है अपना केस फाइल कर दिया कि हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट हुए, प्रमोशन हुए, उनमें इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ये दो जज थे, इनका जो सीनियरिटी थी उसको काउंट ही नहीं किया, बल्कि नेपोटिज्म या अदर बेसिस पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो ये उनका केस था। सो कॉलेजियम सिस्टम किसके लिए होता है? डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट नो, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट नो। देखो लोअर कोर्ट को ही कई बार हम हाई जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर कोर्ट नो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यस। दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर दोनों ही मैटर्स को ये देखता है। दैट इज द कॉलेजियम सिस्टम। इसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और एक सीजीआई। तो मींस एक सीजीआई हो गया, सीजीआई सर हो गए, और फिर बाकी उसमें 4 और जजेस होते हैं। ठीक है, तो यही होता है कॉलेजियम सिस्टम। सो फाइंड द करेक्ट अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। It has been mentioned under Part 5 of the Constitution of India. It has been mentioned under Part 6 of the Constitution of India. It has been constituted through a parliamentary act, or it has not been mentioned neither in the Constitution nor in any other law. So this option is correct, because जो collegium system है, it is a result of a long process which has been अंडर द गाइडेंस ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। और ये जुडिशरी में अपने यहाँ बहुत सारे केसेस आए, जिसमें फर्स्ट जज केस आया, फिर सेकंड जज केस, फिर थर्ड जज केस आया, अगेन फिर फोर्थ जज केस आया, जिसके थ्रू NJAC उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होना था उसको भी उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो इसके थ्रू जो कॉलेजियम सिस्टम है ये इवॉल्व हुआ, और आज जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है।
अब देखो, ना तो ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन है और ना ही इसके लिए कोई अदर से एक्ट है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स एंड सम कन्वेंशंस। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? स्मार्ट सिटीज मिशन वाज लॉन्च्ड इन, बिकॉज इन लास्ट सेशन व्हेन वी डिस्कस्ड इट, then we also discussed a review about the smart cities mission which was covered by the Hindu। उसमें द हिंदू ने इसको कवर किया था कि स्मार्ट सिटीज का हम रिव्यू करें तो क्या हमने उसमें अचीव किया। सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट दैट इन विच ईयर द मिशन दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन वाज लॉन्च्ड। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 और इसमें बहुत सारे सिटीज को सिलेक्ट किया गया था, तब स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ये लेकर के आए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्मार्ट सिटीज मिशन सेलेक्टेड हाउ मेनी सिटीज फॉर डेवलपमेंट? सो इट वाज ए, option A. So at that time 100 cities were selected to make them smart cities in 2015 when this mission was started. So this is the correct answer. The negative effect of some smart cities, क्या है negative effect उसका? So you have to find out. Centralization of political powers, नहीं, इसमें स्मार्ट सिटीज का जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने स्पेशल पर्पज व्हीकल्स भी डेवलप किए थे, तो पॉलिटिकल पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था, बस थोड़ा थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ था। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अर्बन फ्लडिंग इज द आउटकम, द नेगेटिव आउटकम ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन। बिकॉज हुआ क्या, लास्ट सेशन में अगर हम बात करें तो जब स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां से वाटर का अच्छा खासा रोड पहले से अवेलेबल था। जब ये स्मार्ट सिटीज डेवलप किए तो वहां पर बिल्डिंग्स बन गई या वहां पर रोड्स बना दिए गए या कुछ और भी डेवलप किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे वाटर का जो फ्लो है वो रुक गया, जो नेचुरल फ्लो था, और उसकी वजह से क्या हुआ, अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुई। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था इसका। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अर्बन इंडिया हैज मोर देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द स्लम्स। तो इंडिया में अभी इतनी कितनी पॉपुलेशन है जो अर्बन स्लम्स में रहती है, और ये इंडिया के लिए बड़ी एक प्रॉब्लम की बात है। सो इट इज 49% ऑफ द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दे आर लिविंग इन अर्बन स्लम्स। तो इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि अगर दिल्ली में 2 करोड़ पीपल रहते हैं, 2 करोड़ पीपल अगर वहां पे जो है उनका रेजिडेंस है, तो उसमें से मान करके चलिए कि 49% पीपल अभी कहाँ रहते हैं, अर्बन स्लम एरियाज में रहते हैं। Means around 1 crore people, less than 1 crore people live in slums। और स्लम्स में क्या है, उनके लिए झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, रोड के किनारे रहे हैं या कहीं जो डंप एरिया होते हैं वेस्टेज के, वहां पर उनकी लाइफ चल रही है। तो सिटी की जब हम बात करते हैं कि सिटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट नहीं, सिटी में रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि सबका डेवलपमेंट हो गया और सबको बहुत अच्छी हाउसिंग मिल गया, उनको बेसिक फैसिलिटीज मिल गई, वाटर मिल गया, ट्रीटमेंट मिल गया, मेडिकल ट्रीटमेंट, या रोड्स मिल गए, या जो है सर छुपाने के लिए छत मिल गई। वो कुछ भी नहीं मिला अराउंड 49% पीपल को, और ये इंडिया के सारे शहरों की प्रॉब्लम है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्मार्ट सिटीज। सो क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसको जेनर्म कहा गया था उस समय, was started in, बिकॉज जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था उससे पहले एक प्रोजेक्ट और चलता था जिसमें क्या प्लान ये था कि जो सिटीज हैं, ठीक है, उनमें बहुत अच्छे से उनका रिन्यूअल किया जाए और उनको डेवलप किया जाए। सो दिस वाज द मिशन विच वाज स्टार्टेड इन 2005, और ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ करप्शन। करप्शन की सारी चीज़ें जो इसमें हो गई और पैसा सारा का सारा करप्शन में चला गया। स्टेबल गवर्नमेंट थी नहीं उस समय पर, तो डिसीजंस का पैरालिसिस हुआ बिकॉज नोबडी वाज एबल टू टेक हार्ड डिसीजंस दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बिकॉज यस्टरडे हमने जो डिस्कस किया था यस्टरडे सेशन में कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर आता है तब भी उसमें सुप्रीम कोर्ट या हम जुडिशरी की बात करें तो उसको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो शादीशुदा लोग हैं या मैरिड कपल है। So this was passed in 2005 to stop the domestic violence। और डोमेस्टिक वायलेंस में मोस्टली क्या होता है, जो मेल पार्टनर होते हैं वो मीन्स अपने वाइफ के साथ में कुछ
मीन्स जो है वायलेंस कर सकते हैं। अब देखो वायलेंस कई तरह का होता है। डोमेस्टिक वायलेंस कभी मेल पार्टनर भी कर सकते हैं या उनके जो अदर रिलेटिव्स हैं वो भी कर सकते हैं। कई बार मेंटल टॉर्चर होता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। और इंडिया में तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसको रोकने में भी इंडिया को बहुत लंबा समय लगेगा। बिकॉज अभी इंडिया का जो मेंटल डेवलपमेंट है पीपल का, वो इस लेवल पर नहीं है कि वुमेन को इक्वल समझे। कई बार वुमेन को जो लोग हैं अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और घर पे उनकी जो है मारपीट उनके साथ में करना। स्पेशली अगर हम लोअर क्लास में देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत सारे जो लोअर क्लास में हम देखते हैं कि लोग शाम को जो है ड्रिंक करके आते हैं या अदर टाइप का जो नशा है, ड्रग्स है, वो लेकर के आते हैं, घर में आकर के फिर वायलेंस करते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनकी कभी रिपोर्टिंग भी नहीं होती। ठीक है, और यहाँ से आप प्रॉब्लम को देख पाएंगे कि इंडिया में बड़े लेवल की ये प्रॉब्लम है। विच इंडियन कोर्ट केस फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप? तो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया था? तो इट वाज खुशबू वर्सेस कन्नईमल केस। तो ये जो केस था, इस केस में सबसे पहले जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, लिव इन रिलेशन में लोग रह सकते हैं और ऐसा करना कोई मीन्स इलीगल वर्क नहीं है। बाकी मोरली ये गलत हो अच्छा हो वो एक अलग बात है, बट जुडिशरी ने कम से कम ऐसे इश्यूज को रोक दिया था। मीन्स कई बार ऐसे केसेस में जब लोग साथ रह रहे होते थे, सोसाइटी उनको परेशान करती है। कई बार पुलिस जो है अपनी पावर्स का जो है मिसयूज करके लोगों को परेशान करती थी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल बता दिया। अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी, लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज कैन बी सीन एज, उसको कैसा मान सकते हैं? आप अपना आइडिया बताइए। लीगल बट इमोरल, लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल, इलीगल एंड इमोरल, इलीगल बट मोरली एक्सेप्टेबल। अगर हम इस लास्ट ऑप्शन की बात करें कि इलीगल, तो देखो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें डिसीजन दे दिया तो इलीगल तो नहीं रहा। ऑप्शन सी, जब सुप्रीम कोर्ट का वही डिसीजन तो इलीगल तो ये नहीं रहा। सो दोनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे? इनकरेक्ट हो गए। हाँ, इसमें ये जो ऑप्शन है इमोरल, हाँ इसको हम इमोरल समझ सकते हैं, बट ये उतना भी मीन्स जो है लेकिन इलीगल नहीं है। ये कहीं पर इसको कुछ लोग मोरल मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल, देखो अभी लीगल तो है लेकिन मोरली एक्सेप्टेबल तो अभी ये नहीं दिख रहा है बहुत सारी सोसाइटी में। तो इसको अभी जुडिशरी ने जो कहा है वो ये कहा है कि ये लीगल है और इमोरल तो हम इसको मान सकते हैं, बिकॉज अभी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और लॉ की अगर हम बात करें, लॉ एंड सोसाइटी दोनों हमेशा एक जैसा व्यू नहीं रखते। ठीक है, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, GAN और जो है HRI, इसकी बैठक जो है मीटिंग्स हुई थी और उन मीटिंग्स में क्या हुआ था अभी उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस भी किया था। इट हैज, इसमें आपको क्या फाइंड करना है? you have to find out incorrect statement. So whenever you are trying to attempt a question or trying to find out the correct option of the question or incorrect of the option of the question, then you should be very careful that you have been asked to find incorrect or correct. Is there any word not? Is there any word only? है ना? तो जब भी ऐसे क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं तो इन पर आपको बहुत फोकस करना है और बाई मिस्टेक या इन हरी आपको क्वेश्चन को इनकरेक्ट नहीं करके आना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें देखना है कि इट हैज डेफर्ड द एक्रेडिटेशन ऑफ इंडियाज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। या इसीलिए तो ये न्यूज में है कि इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको उन्होंने डेफर कर दिया, इसको उन्होंने अपना जो है स्टेटस नहीं दिया। दिस डिसीजन मे अफेक्ट इंडियाज एबिलिटी टू वोट एट द ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड सम UN जनरल असेंबली बॉडी। यस, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज दोनों ही डिसीजन इसमें हुए हैं और अगर इंडिया इसमें वोट नहीं कर पाएगा तो फिर मीन्स बिकॉज यहाँ से इंडिया का जो NHRC है उसको एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। One reason among others is concerns about the appointed police officers to oversee human rights investigations. तो ये भी एक कंसर्न था कि भाई आप क्या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें आप पुलिस ऑफिसर्स को क्यों अपॉइंट करते हो? उसमें इंक्वायरी के लिए आप इंक्वायरी करवाओ लेकिन उसमें पुलिस ऑफिसर्स को इन्वॉल्व मत करो। ऑप्शन डी,
This is first time when GANHRI has deferred accreditation of India's NHRC. हाँ, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है. सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 12. India has signed a 10-year contract for the operation of the चाबहार पोर्ट. अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने एक जो एग्रीमेंट साइन किया है 10 ईयर्स के लिए, और ये किसके रिगार्डिंग में है? चाबहार पोर्ट के जो है ऑपरेशनल यूज के रिगार्डिंग में है. सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है. दिस इज पोर्ट लोकेटेड इन इराक? नहीं. दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ एशिया? नो, ऐसा कुछ नहीं है. दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन ईरान? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ईरान का मेडिटेरियन सी तक तो कोई लेना देना है नहीं. सो दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन ईरान. सो we have completed 12 questions to revise our previous day session. So now we are going to move today's current affairs. और देखो कई बार तो ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती है, और कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर में मिलती ही नहीं है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स अभी मोस्टली चल रहे हैं. अभी देखो यहाँ से हमारे मतलब का क्या है कि अभी कांग्रेस के जो चीफ है खड़गे, उन्होंने बोल दिया कि हम अगर पावर में आए तो जो जिन लोगों को राशन मिलता है उसको हम 10 kg कर देंगे. अभी जो 5 kg मिलता है फ्री में, बोला इसको हम 10 kg कर देंगे. तो यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि यहाँ डेवलपमेंट पर तो बात हो ही नहीं रही है, अभी तो फ्री में चीज़ें बांट करके और वोट लेने की बात यहाँ पर चल रही है. तो इंडिया की पॉलिटिक्स का लेवल अभी हम पाएंगे तो वो डेवलप्ड लेवल की जो कंट्रीज हैं उस लेवल पर हम नहीं पहुंचे हैं. दूसरा, हमारे मतलब का यहाँ पर क्या पॉइंट निकल करके आता है कि कांग्रेस ने कहा कि हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आए थे हम, और ये पहले से ही था, और इसमें गवर्नमेंट ने जो करंट गवर्नमेंट है उसने कुछ चेंजेस वगैरह करके तो उसका वो क्रेडिट ले रही है. आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA. और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हैं. देखो आपस में पार्टीज के क्या कमेंट्स चल रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं होता. मेन हमारी बात होती है कि उसमें से हम क्या समझे. ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये कब आया तो इसको हम देखेंगे, इस पर कल क्वेश्चन भी हम रेज करेंगे. प्लस यहाँ पर बीजेपी के जो अभी लीडर्स हैं, या हम बात करें कि करंट प्राइम मिनिस्टर सर, उन्होंने ये कहा कि हम जो वाराणसी सिटी है उसको हम क्योटो की तरह उसको डेवलप करेंगे. सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट दैट कि क्योटो में ऐसा क्या है कि उस लेवल पर हम अपनी वाराणसी को डेवलप करना चाहते हैं. सो ऐसा वहाँ पे क्या है. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर इज क्योटो. और आपको ध्यान होगा कि क्योटो एक प्रोटोकॉल भी साइन हुई थी क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में. ठीक है, तो कल हम इसको देखेंगे, इस पर क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे. तो दो चीज हमारे लिए हो गई कि क्योटो क्या है ये आप देख लीजिए, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट अब हम चलते हैं CUT पोस्टपोन ड्यू टू लॉजिस्टिकल इश्यूज बियॉन्ड NTA's कंट्रोल. अभी क्या है कि जो रिसेंटली एग्जाम होने वाले थे दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में जो CUT एग्जाम अपने लेने वाली थी उसको उन्होंने कर दिया पोस्टपोन, और बोला कि हम 29 मई के आसपास में इसको हम शेड्यूल इसको करेंगे. तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन की थी, और दिल्ली में इसके लिए 258 सेंटर्स भी बनाए थे. लेकिन अब देखो, ठीक है आपने पोस्टपोन कर लिया, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है आपने इसको जो है पोस्टपोन कर दिया. कौन कौन से सब्जेक्ट का हुआ है ये? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के जो बच्चे थे उनका ये पेपर जो है कैंसिल हुआ है, या मैं कहूँ सॉरी कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हुआ है, ये बाद में होगा. अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आई कि कुछ स्टूडेंट जब सेंटर पर पहुंच गए, ठीक है, तब जाकर उनको पता चला कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है. अब जैसे एक ये स्टूडेंट है पीकू, है ना, ये कहाँ से आए? असम से आया है ये स्टूडेंट. अब देखो कि 29 मई तक या तो ये दिल्ली में रहे या वापस जाए, वहां जाकर के अपना एग्जाम फाइट करे, अगेन फिर से वापस आए. तो कितना सारा उनका प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को. ठीक है, उनको टिकट नहीं मिलती रेलवे में, उनका रिजर्वेशन नहीं होता, उनको स्टे करने के लिए रूम्स नहीं मिलते, है ना, बहुत सारा उनका पैसा खर्च होता है. और ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं. ऐसे ही नैमिका वर्मा है, इन्होंने ये कहा कि ठीक है आपने रिशेड्यूल कर लिया, लेकिन हमको बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम हुई, और सबसे इसमें जो डार्क रियलिटी रही, जो बहुत ज्यादा गंदा लगा लोगों को, वो ये कि जब बच्चे सेंटर पर पहुंच गए तब आप उनको बता रहे हो. या टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो चुकी है कि सारे स्टूडेंट्स का आपके पास में कॉन्टेक्ट नंबर है, उनकी ईमेल आईडी है. क्या आप एक जो है मेल फ्लैश नहीं कर सकते सारे स्टूडेंट्स को कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया? आप न्यूज मीडिया में नहीं चलवा सकते इस इशू को कि बच्चे इतनी इतनी दूर से वहां से एग्जाम देने के लिए आ गए? आप बताइए आपका इस पर क्या कहना है.
देखो जो अथॉरिटीज हैं, कोई भी अथॉरिटी हो, उससे हम क्वेश्चन तो करेंगे, आपको क्वेश्चन तो करना होगा। और अगर इन्होंने पोस्टपोन किया है एग्जाम को तो बहुत पहले इनको बताना चाहिए था। आप बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए? क्या जो ऐसे अथॉरिटीज हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, या स्टूडेंट्स उसमें आकर के कुछ फ्रंट पर कुछ कर सकते हैं? आप कोई आइडिया इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू टर्म ओल्ड इश्यूज। क्या है ये? देखो ये जो आर्टिकल है, ये है, मैं बात करूं तो पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, और इसमें थोड़ा एंगल है किसका? यूक्रेन का। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है? अभी मेन पॉइंट इसमें निकल करके आया है कि रशिया के जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, सर्जेई शोइगु, उनको उन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, और नए जो है डिफेंस मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है रशिया में। इनका नाम है एंड्री बेलोसोव। इनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया, जबकि ये है कौन? सिविलियन इकोनॉमिस्ट है, ये कोई डिफेंस का इनको एक्सपीरियंस भी नहीं। लेकिन अगर कोई इकोनॉमिस्ट है तो इसका सीधा सीधा मतलब जा रहा है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो राइटर के अपने व्यूज हैं। उनका ये कहना है कि इसका मतलब क्लियर है कि जो रशिया है इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह से परेशान है, और अपनी इकोनॉमी को लेकर के वो चिंतित है, और वो सब इसमें क्या करना चाह रहा है? देखना चाह रहा है। अभी तक तो रशिया ने बहुत सारे जो मीन्स वेस्टर्न कंट्री से सैंक्शन थे उनको उसने मैनेज कर लिया, या जो प्रॉब्लम्स थी उनको उसने मैनेज कर लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये वॉर चलता रहा तो इस वॉर के जो इम्पैक्ट्स हैं वो कॉमन पीपल तक पहुंच जाएंगे, और फिर आप उसको नहीं रोक पाओगे। प्लस जब भी कोई क्वेश्चन कर रहा है पुतिन सर के अगेंस्ट में, तो फिर ये उसके लिए इंटॉलरेंट हो रहे हैं। ऐसे लोगों को अरेस्ट करवाना या ये सब एक्शन लेना, ये भी हमें यहाँ से इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि देखो आपका इंटेलिजेंस फेल्योर रहा इसमें, आपका जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, स्पेशली जो यूरोप है, बिकॉज प्रेसिडेंट क्या चाहते थे कि हमारा यूरोप के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे हो, तो रिलेशन तो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गए। प्लस आपका जो इकोनॉमी है वो बहुत बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है। प्लस जहां आप एक तरफ यूरोप के साथ में अच्छे रिलेशन जो है डेवलप करना चाह रहे थे, वहीं अब आपको किसके साथ में? चाइना के साथ बैठना पड़ रहा है, बिकॉज चाइना खुद इसका यूएसएसआर का, हम यह बात करें, रशिया का कंपटीटर है, और रशिया का बहुत सारा जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो चाइना पर होती हुई हमको दिख रही है। ठीक है, तो ये वाले इश्यूज हमें इसमें देखने को मिले। तो जो भी वॉर होता है तो उसका कोई एक वन साइडेड इम्पैक्ट नहीं होता, मल्टी टाइप्स के उसके इम्पैक्ट होते हैं। स्टार्टिंग में रशिया को ये लगा था कि हम कुछ ही टाइम में इस वॉर को विन कर लेंगे, बहुत जल्दी हम इसको जीत लेंगे, और एक क्विक स्टैंड होगा, हम इसको बहुत जल्द, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये बहुत लंबा इसमें टाइम चला गया, और आज तक ये वॉर क्या है? कंटिन्यूस है। ना तो रशिया की विक्ट्री हुई इसमें, ना ही यूक्रेन की विक्ट्री हुई। उधर दूसरी तरफ से जो यूएसए है या अदर कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को जो है वेपन सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी रिसेंटली यूक्रेन को यूएसए की तरफ से वेपन्स मिलने के चांसेस हैं, उन्होंने कहा। लेकिन देखो यूक्रेन की जो आर्मी है वो पहले से ही बहुत बुरी तरह से थकी हुई है। ठीक है, उनका जो मेंटल स्टेटस है, या मैं कहूँ कि वो भी थोड़ा डीमोटिवेटेड है। तो भले ही उनके पास में न्यू वेपन आ जाएंगे, लेकिन अगर कहीं की कोई आर्मी, पुलिस फोर्स, अगर इनका मोरल डाउन हो जाता है तो आप उन हथियारों से, उन वेपन से कुछ नहीं कर सकते। सो इनका ये कहना है कि देखो अगर यूएसएसआर को, रशिया को अगर फाइट करना है, कंटिन्यूसली फाइट करना है और एंडलेसली फाइट करना है, तो ये आने वाले टाइम में रशिया के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है इश्यूज लेकर के आएगा, और इसमें रसिया फिर इकोनॉमिकली भी टूट जाएगा। उसमें अपने अंदर रिप्रेशन वाली एक्टिविटी, लॉस उसको लाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों की आवाज को दबाने के लिए, या अपोजिशन पार्टीज है उनको हैंडल करने के लिए। प्लस अगर वो इस वॉर को जीत भी जाता है तो लाइफ टाइम के लिए, परमानेंट टाइम के लिए, उसके जो पड़ोसी हैं वो हमेशा उसके लिए हॉस्टाइल रहेंगे। और किसी भी नेशन के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये ठीक नहीं होता कि उसके जो नेबर होते हैं वो हमेशा उसके लिए हॉस्टाइल रहे। मीन्स नेबर्स के साथ में रिलेशन है वो हमेशा अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में एक और आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, केस फॉर इलेक्शन डे एज अ हॉलीडे। यहाँ पर इन्होंने मेन कुछ बातें की हैं, और क्या क्या इसमें इन्होंने पॉइंट रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि देखो हमारे पास में जब भी इलेक्शन टाइम आता है तो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो उस दिन हॉलीडे करती हैं जहाँ पर इलेक्शन होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर कोई भी हॉलीडे नहीं होता। अब अगर हॉलीडे वो डिक्लेयर कर दे, गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें हॉलीडे करना ही पड़ेगा, तो इट मीन्स फिर गवर्नमेंट प्राइवेट स्फीयर में एंटर कर रही है।
लोगों की पर्सनल लाइफ में या पर्सनल कंपनीज के जो अफेयर्स हैं उनमें आप इंटरफेयर कर रहे हो। कुछ कंट्री ऐसे हैं कि जहां पर अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने एक मेन पॉइंट रखा कि अगर आप सारी कंपनीज को बोल दें कि आपको उस दिन पब्लिक हॉलीडे करना पड़ेगा और वो भी पेड हॉलीडे होगा आपके यहाँ पर, आपको उस दिन का लोगों को पेमेंट भी करना होगा। तो आप अगर हॉलीडे को मीन्स उस दिन इलेक्शन हॉलीडे बनाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप अपने यहाँ पर वोटिंग को तो मैंडेटरी कर लो। इट मीन्स यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो ऑस्ट्रेलिया है जैसे, वहां पर वोट डालना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं डालेंगे तो उसके भी कुछ रिपरकशन होते हैं, ठीक है। वहीं कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं कि वहां पर वो अपनी तरफ से हॉलीडे प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि लोग उस दिन जा करके वोट डाल सकें। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है, देखो बड़ी जो कंपनीज होती है उन पर उतना फर्क नहीं पड़ता, इम्पैक्ट उनका नहीं होता। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उसमें अगर मान लीजिए कि भाई एक दिन के लिए भी कंपनी अगर उनकी बंद रही तो उनका बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई देखो, अगर आप कंपनीज में इंटरफियर करना चाहते हो तो पहले आप इलेक्शन का दिन है या वोटिंग जो है उसके लिए एक लॉ लेकर के आ सकते हैं आप। फिर वहीं इसके अगेंस्ट में बात आ जाती है कि लॉ अगर आप लेकर के आओगे तो वोट डालना ना डालना ये भी तो इंसान की छूट है ना, सिटीजन की। मीन्स अगर कोई पर्सन वोट नहीं डालना चाहता तो ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है, आप उसको कंपल्सन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द इशू ऑफ अ बैलेंस मीन्स हमको उस हॉलीडे को भी बैलेंस करना होगा, ठीक है, और उसमें जो लोगों का वोट करने का जो राइट है उसको भी हमें बैलेंस करना होगा, ठीक है। वहां पर ये फिर आगे चल करके कहते हैं कि जो इंडिया की बहुत सारे जो एसोसिएशंस हैं जो कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं, वो आगे आकर के इस पर कुछ काम ही नहीं कर रही। जैसे कि फिक्की हो गया, एसोचेम हो गया, नास्कॉम हो गया, ये फ्रंट पर आकर के कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रही जिससे पब्लिक हॉलीडे जैसी बात हो कि लोगों को पेड हॉलीडे मिल जाए उस दिन, है ना। तो अल्टीमेटली आप नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉय को ही आप फ्रीडम मत दीजिए बल्कि एम्प्लॉयर को भी दो कि वो चाहे तो उस दिन छुट्टी करे, नहीं तो नहीं करे। इसका दूसरे सॉल्यूशन की ये बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं यहाँ पर व्हाट शुड इंडिया डू, क्या करता है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन की डेट हमेशा वीकेंड पर रखते हैं, जैसे संडे को रख दिया, ठीक है। तो इंडिया में भी तो ऐसा किया जा सकता है ना। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की कमी है कि आप डेट इस तरीके से क्यों फिक्स नहीं कर रहे हो। आप संडे वगैरह या और भी जो हॉलीडेज हैं उस दिन की आप डेट रख लीजिए जिससे कि वोटर्स का टर्नआउट बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग जो है प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने एक बात और कही कि जो अदर कंट्रीज हैं जैसे यूएसए की हम बात करें, यूएसए में कई जगह पर कंपलसरी हॉलीडे होती है, बहुत सारे स्टेट्स में, कुछ में बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि देखो, अगर आप जनता को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, वोटर टर्नआउट बढ़ाना चाहते हो, वोटिंग की परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको एक साइड में टेक्नोलॉजी का भी यूज करना होगा और उसमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग अपनी पसंद से अपने घर बैठ करके भी वोट कर सकें, ठीक है। मान लो कोई मोबाइल का ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर के आ जाए और लोग उस दिन अपनी पसंद से वोट कर सकें मोबाइल पर, जैसे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं वैसे ही हर एक के अकाउंट में एक एक वोट हो इंडिविजुअल और वो वहां से अपना वोट कर सके। वोटर आई थिंक फिर वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम उन लोगों को चॉइस दे देते हैं कि या तो आप घर पे रह करके अपने मोबाइल से वोट कर दीजिए या फिर आप जो इलेक्शन का जो बूथ है वहां पर आकर के वोट कर दीजिए, अगर दोनों को ये चॉइस अगर मिल जाती है तो आप बताइए कि जो पब्लिक हॉलीडे वाला कॉन्सेप्ट है, क्या इलेक्शन वाले दिन होना चाहिए, हॉलीडे होनी चाहिए, या गवर्नमेंट इस पर कोई लॉ लेकर के आए और वोटिंग को कंपलसरी करे, या गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आए और जितने भी प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आए कि भाई उस दिन तो आपको हॉलीडे रखना ही पड़ेगा, वो भी पेड हॉलीडे। और मेरा तो ये मानना है कि जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट हो या कैसी भी हो, उन पर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट वोटिंग करने के लिए एक दिन सारे के सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको मिलना चाहिए, बिकॉज ये उनकी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, ठीक है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी कंपनी के लिए ड्यूटीज हैं, बट एवरी सिटीजन जो भी है इंडिया का उसकी ड्यूटीज अपनी सोसाइटी के लिए भी है, अपने देश के लिए भी उसकी कुछ ड्यूटीज हैं जो उनको फुलफिल करना चाहिए। बिकॉज अगर हम वोट नहीं करेंगे
तो फिर गवर्नमेंट भी वैसी ही आएगी जैसे लोगों ने वोट की और वो अपनी पसंद की गवर्नमेंट उनकी पसंद की बन गई। इस अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा है कि जितने भी लोगों को यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट में या जो है अदर एक्ट में स्पेशली तो उन्होंने यूएपीए पर बात की है कि भाई जब भी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा तो केवल अब आपको ये काम भी करना पड़ेगा कि जो पुलिस है या जो अथॉरिटीज हैं उनको रिटन में देना पड़ेगा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि आपको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है अब उनको रिटन में देना होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि सपोज करो कि आप ए नाम के पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस ने इसको दे दिया एक रिटन में पेपर पे, भाई आपको इस जो है बेसिस पर या लॉ के इन सेक्शंस के बेसिस पर आपको अरेस्ट किया गया है। अब ये बंदा क्या कर सकता है, जो अरेस्ट हुआ है ये उसी के अकॉर्डिंग अपने उस डॉक्यूमेंट को एडवोकेट को शो करेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने एडवोकेट से क्या ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने इसमें कहा है, बहुत अच्छा लॉ है। बिकॉज पुलिस जो अथॉरिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा मिसयूज करती है पावर्स का, प्लस अगर उसमें पॉलिटिक्स का जो यूज है वो भी बंद हो जाएगा। बिकॉज एक बार अगर आपने अरेस्ट के ग्राउंड्स दे दिए, अरेस्ट के ग्राउंड अगर आपने दे दिए किसी भी केस में, तो बस स्टार्टिंग तो हो गई उस केस की और बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर वो अपनी अकॉर्डिंगली जो एडवोकेट्स हैं उनको हायर कर सकते हैं, आप उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं और एंड तक जो केस चलेगा उन्हीं के बेसिस पर चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज आती है चाबहार पोर्ट को लेकर के। यूएसए ने इस पर कमेंट कर दिया था कि भाई इंडिया जो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, देखो चाइना और यूएसए और ईरान इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और यूएसए हमेशा ईरान के अगेंस्ट में है। अब ईरान के साथ में इंडिया के रिलेशन ठीक होते जा रहे हैं, तो यूएसए ने इनडायरेक्टली ये कहा कि भाई इंडिया की कंपनी जो ईरान के साथ में बिजनेस करेंगी हम उन पर सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन लगाने का मतलब ये है कि वो फिर यूएसए की बहुत सारी कंपनी के साथ में बिजनेस नहीं कर पाएंगी, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर फिर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो उन्होंने ये कहा कि देखो जो यूएसए है वो इसको एक ही सिंगल आई से ना देखे और उसको इट मीन्स नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं देखना चाहिए। बिकॉज ये कह रहे हैं ना कि विल बी बेनिफिट टेक नैरो व्यू, जो यूएसए है वो उस पर एक नैरो व्यू ना लेकर के चले, उस पर वो ब्रॉड व्यू रखे। बिकॉज अगर ईरान में इस पोर्ट का डेवलपमेंट होगा तो पूरे के पूरे रीजन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वो केवल ईरान का डेवलपमेंट नहीं होगा, सारे के सारे रीजन का डेवलपमेंट होगा और जहां भी डेवलपमेंट होता है वहां पर पीस सिक्योरिटी अपने आप आना भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर भूखमरी होती है, गरीबी होती है, वहां पर फिर क्राइम भी बढ़ जाता है। तो इनका कहना है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह पर भी धीरे धीरे कंट्रोल होगा अगर ईरान में डेवलपमेंट होगा तो। प्लस इन्होंने ये कहा कि भाई आप जब अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस ले जा रहे थे 2021 में, तब भी आपने इस चाबहार पोर्ट का सपोर्ट किया था कि इससे अफगानिस्तान का डेवलपमेंट होगा, सीरिया वगैरह आसपास के और कंट्रीज में अगर कोई जाना चाहेगा तो ट्रेड उससे इंक्रीज होगा। तो बोला आपके जब अपने इंटरेस्ट में था तो आपने कहा था कि नहीं यार पोर्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए, अब आप अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। तो ये कहा है जो है श्री एस जयशंकर सर ने कि भाई इसको डेवलप किया जाना चाहिए और सबको इसका बेनिफिट होगा। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है उनकी फॉरेन पॉलिसी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इजराइल को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि भाई देखो आप जो गाजा वाले रीजन में और अभी रफा नाम की जो सिटी है उस पर जो आप अटैक करने जा रहे हो, उसमें अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हो, उनको इमीडिएटली रोक दीजिए, अदरवाइज आपके रिलेशन ईयू के साथ में अच्छे नहीं रहेंगे, इसका आपके रिलेशंस पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कह दिया है। तो ये रहा इंटरनेशनल स्टैंड हो गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, आज तो कई सारी हो गई, 2020 वर्ल्ड कप, इसमें नई चीज ये आने वाली है कि अब आने वाला जो आईसीसी का 2020 वर्ल्ड कप होगा इसमें एक तो उसमें हिंदी ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो वाला होगा, प्लस उसमें इंडियन साइन लैंग्वेज को भी यूज किया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए भी साइन लैंग्वेज होगी उसमें, और हियरिंग इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनके लिए भी उसमें स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा। बिकॉज सारे के सारे लोग ना तो इंग्लिश जानते, तो हिंदी में रहेगा उनके लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए भी कुछ अरेंजमेंट होगा। जो लोग ठीक से सुन नहीं सकते तो उनके लिए जो साइन लैंग्वेज होती है उसका यूज किया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट किया है डिज्नी हॉटस्टार ने।
बिकॉज इसकी अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स हैं वो इसी के पास है, डिज्नी हॉटस्टार इसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो बाकी तो इस पर पहले भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी, लेकिन ये वाला काम फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, इंडियन साइन लैंग्वेज इसमें यूज होगी। सो दिस वाज today's session and we are going to finish today's session. I hope you enjoyed this. आपको अच्छा, अगर ये सेशन अच्छा लगता है जो है और आपकी हेल्प अगर इससे होती है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक तो कर ही सकते हैं, कोई पैसा तो लगना नहीं है। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।